अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मुजम्मिल सोहरवर्दी को आज हमने पकड़ लिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी छुप के निकले हुए थे मुल्तान। गए ये जिस बहाने से हैं वो अलग है, लेकिन मुझे पता है क्यों गए हुए हैं, लेकिन आज नहीं मैं बताऊंगा। अब मुजम्मिल साहब ने कभी आगे पीछे किया वक्त में तो फिर मैं वो सारी सीक्रेट जो है लोगों को बता दूंगा कि ये मुल्तान क्यों गए थे। बाकी आप लोग गैस कर सकते हैं। बट मुजम्मिल साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? कहते मैं गया मुल्तान उथे बड़े बड़े पहलवान खान खांदे गिरियां से गिरी फिर बताओ मेरे ठीक है। फिर मेरे यहाँ जुगनी हाँ, जुगनी वो कह रहे जुगनी जा बड़ी मुल्तान खांदे वड्डे वड्डे उथे वड्डे वड्डे पहलवान खांदे गिरी ते बादाम। ठीक है। हम्म, तो हमें सब बड़ी खबरें हैं जी पिछले एक हफ्ते की। बहुत खबरें हैं और हम्म, शुरू होते हैं अफगानिस्तान से, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का जो इशू है अब ये काफी बड़ा हो गया है और इसको सीरियसली लिया जा रहा है। मेरे पास भी कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। लेकिन मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है ये अफगान इशू का? सब मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल प्रिवेल। अफगानिस्तान गुरीला जंग तो लड़ सकता है लेकिन बाकायदा जंग लड़ने की उनकी सलाहियत नहीं है। मैं आज देख रहा था कि कुछ एंटी टैंक जो चीजें हैं वो इंडिया ने उनको दी हैं और इस लड़ाई के लिए मैं आज ही देख रहा था कि इंडिया ने उनको दिया है। पाकिस्तान has received 9 M113 Conquer anti-tank missiles from India। हम्म, तो इसका मतलब है कि चूंकि हमने उनके हैवी आर्टरी से उन पे मरम्मत की थी तो उनको एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया ने दिए हैं। इसका मतलब है वो भी लड़ना चाहते हैं और मुझे एक स्टैंड ऑफ दोनों मुल्कों के दरमियान नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान का अब इस तरह टीटीपी के साथ गुजारा नहीं है। इस तरह जो अफगानिस्तान जिस तरह टीटीपी को चला रहा है इस तरह पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा है। तो जो पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा है फिर उस पर तो आखिरी हद तक जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ हेड ऑन जाने का फैसला कर लिया गया है। और पीछे सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, वो हमने लास्ट वीक कवर भी की थी। फिर उनकी 6 चेक पोस्टों पर भी पाकिस्तान ने तबाह की हैं, 3 और तबाह की हैं। फिर डीजीआईएसआई का ताजिकिस्तान जाना भी है और ताजिक सदर से भी मिले हैं और वाहकान बॉर्डर की भी बहुत बात है। फिर हमने पहली दफा देखा है इसे एक हफ्ते में कि जो एनआरएफ है, नेशनल रेजिडेंट फोर्स, उसने 2 काबुल में बड़ी स्ट्राइक्स की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। और हमें एनआरएफ की प्रेजेंस भी नजर आई है बहुत ज्यादा। नहीं तो इससे पहले तो एनआरएफ कोई काबुल तक क्या कहीं भी पहुंचने की नहीं। और अब ये भी है कि जो वाहकान का एरिया है वो चूंकि शुमाली तहात का एरिया है तो वहाँ एनआरएफ खुद को कंसोलिडेट कर। अच्छा जी, मेरे पास इसमें आपने एक बात तो बिल्कुल सही की है। मुझे ये लगता है कि अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान ने हतमी पॉलिसी बना ली है और वो है जीरो टॉलरेंस की, कि इनफ इज इनफ एंड नो 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 मोर। अच्छा, कल एक बात हुई कि मुलाकात हुई हमारे कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर से। सीनियर का मतलब सीनियर। तो उनमें से एक ने ये कहा कि देखें, जो फेंस हम बनाते हैं तो उसको याद रखें दोनों साइडों ने कवर करना होता है। जैसे अमेरिका और मेक्सिको की जो फेंस है, अगर वो दोनों साइडों से कवर नहीं होती है तो वो फिर इररेलेवेंट हो जाती है। और अमेरिका की फायर पावर के बावजूद कितने लोग हैं मेक्सिको के कि जो हर साल उसको इन्फिल्टर कर देते हैं। तो जहां पे हमारी 100 चेक पोस्ट है वहां अफगानिस्तान की 5 चेक पोस्टें और गैप्स बहुत हैं बीच में, और ट्रेन भी ऐसा है। खैर, वो तो सब कुछ अपनी जगह पे हो गया। लेकिन ये जो है ताजिकिस्तान जाने की जो मूवमेंट है डीजीआईएसआई की, उसको इंडियन मीडिया जो है वो बड़े आड़े हाथों ले रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि उनको तकलीफ है, कभी वो उस पे वीलॉग्स भी हो रहे हैं और वखान के ऊपर उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान के बड़े अग्रेसिव डिजाइन हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि टीटीपी के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स मुख्तलिफ हैं। ताजिक कंपोनेंट बहुत मेजर कंपोनेंट है टीटीपी के अंदर। तो एक तो उनको नलिफाई करना है पीछे से, उनकी सपोर्ट बंद करवानी है और फिर उनको टेक ऑन करना है। और वहां जो है वो ट्रेड कॉरिडोर है विद चाइना, तो पाकिस्तान का वहां पे इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। और मैं ख्याल अब चाइना को भी समझ आ गई है कि अफगान्स के साथ किस तरह का रोमांस किया जा सकता है। अनट्रस्टवर्दी लोग हैं। और कल हमने देखा कि ईरान के साथ भी तालिबान की झड़प शुरू हो गई है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लोगों को मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस तरह पाकिस्तान मैन्यूवर कर रहा है, ये 2 महीने के बाद तालिबान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इट विल नॉट बी इजी फॉर देम। और बिल्कुल आपने जो निशानदेही की वो बहुत एक्यूरेट है कि उनकी स्ट्रेंथ गुरिल्ला वॉरफेयर में, अच्छा गुरिल्ला वॉरफेयर में भी नहीं है। मसलन ये नहीं है कि अगर आप उनको बंगाल के जंगलों में छोड़ देंगे तो वो वहां पे जाके लड़ लेंगे। वो अपने टेरेन पे डिफेंड करने में गुरिल्ला वॉरफेयर उनकी अच्छी है। अटैक में उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खास नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी जो है ये दुनिया की बैटल हार्डन्ड आर्मीज में से एक है, जो पिछले 20 साल से ज्यादा अरसे से वॉर ऑन टेरर लड़ रही है। तो इसमें रिजॉल्व भी है, एबिलिटी भी है, और अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी। तो जीरो टॉलरेंस होगी, और ये तालिबान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि उनको सबक सिखाना है, तो ट्रस्ट मी, पाकिस्तान उनको छड़ी का दूध याद करा देगा इंशाल्लाह। आई एग्री विद यू। हम उनसे देखें 500 नहीं 1000% ज्यादा मजबूत है फौज निजाम में या आर्म्ड फोर्सेस में। हमारे पास असला ज्यादा है, फौज ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास फायर पावर ज्यादा है, हम इंडिजिनस हैं, उनके पास क्या है। तो इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम रियायत कर रहे थे उनके साथ ब्रदरली अफगान वगैरह की, और मेरे ख्याल में वो खत्म हो रही है, और जिस जिस तरह खत्म होती जाएगी अफगानिस्तान के लिए मसाइल पैदा होते जाएंगे। लेकिन खत्म ये दुरुस्त है कि जब जो वाहकान बॉर्डर की आपने बात की, देखिए वाहकान बॉर्डर 3 मुल्कों को लगता है, चाइना को, ताजिकिस्तान को, पाकिस्तान को। 16 किलोमीटर की पड़ती है, और अफगानिस्तान इस 16 किलोमीटर में उसके 3 मुल्कों के साथ बॉर्डर्स हैं। पाकिस्तान के लिए वाहकान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया का शॉर्टेस्ट रूट यही मिलता है कि आप वाहकान से ताजिकिस्तान चले जाएं और फिर आगे किर्गिस्तान और सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अपना माल बेच लें। तो सेंट्रल एशिया का गेटवे तो पाकिस्तान के लिए ताजिकिस्तान ही बनता है, अगर हमने को ट्रेड रूट विद सेंट्रल एशिया बनाना है। तो जितना वाहकान पुरअमन हो जाएगा, ट्रेड जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगी, सप्लाई चेन हो जाएगी, तो हमारे लिए तो वाहकान बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना भी सेंट्रल एशिया जो है वाहकान से ही जा सकता है, उनके पास भी सेंट्रल एशिया जाने का और कोई रास्ता नहीं है, वो भी वाहकान से ही जा सकते हैं, और पाकिस्तान भी वो वाहकान से आ सकते हैं। मेरा ख्याल है वाहकान जो है ना, ये तीनों जॉइंटली मिलके ऑपरेट करेंगे, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, और आहिस्ता आहिस्ता अफगान असर खत्म हो जाएगा। शुमाली तहाद की NRF को मजबूत किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल 3 मुल्कों का होगा, वो चाइना, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान होगा। और मुझे लगता है कि अफगान तालिबान अब वाहकान बॉर्डर से एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसे जैसे वाहकान बॉर्डर से वो एलिमिनेट होंगे, चाइनीज का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा अफगानिस्तान में। आप समझें, उनका बेसिक इंटरेस्ट वाहकान बॉर्डर में है या कुछ माइनिंग की हद तक है। तो मेरे ख्याल में वाहकान के लिए इसीलिए DGISI, पहली दफा DGISI की पब्लिक फोटो आई है जब से वो DGISI बने जनरल आसिम की, वरना उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी, किसी के पास उनकी आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ताजिक प्रेसिडेंट के साथ उनकी जो तस्वीर रिलीज ताजिक मीडिया ने की है, तो वो वाहिद फोटो है जो अब हमारे पास मौजूद है उनकी। तो और वो बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मुलाकात थी कि जब हमारे अफगान बॉर्डर्स पर टेंशंस थी, ऐसे में हमारे जो स्पाई चीफ थे वो ताजिकिस्तान बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड प्लान फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को समझना पड़ेगा कि हमारी वॉर, हमारे यहाँ तो वॉर स्ट्रेटेजीज पढ़ाई जाती हैं ना जी सबको, तो वॉर स्ट्रेटेजी भी हमारी उनसे बेहतर होगी और वॉर कैपेबिलिटी भी बेहतर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो में डेवलपमेंट्स बड़ी हो रही हैं। इंडिया अफगानिस्तान दे रहा है पिछले 15 दिन से, और वो हमने देखना है कि इंडिया जो है अफगानिस्तान की फौज को असला देना उसने शुरू किया है। मुजम्मिल साहब, आपके लिए खबर है, मुझे नहीं पता आप उससे आपको पता है कि नहीं, लेकिन यह है कि टाइमलाइन दी जा रही है मुझे अपना, और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वॉर को और आर्ट ऑफ वॉर को समझते हैं, उनसे, कि मार्च अप्रैल में इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेड है काफी बड़ा, और उसमें इंडिया को पड़ती है कोट।
क्योंकि चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो बनाना शुरू कर दिया है, उनके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्शन जो है, LAC कहते हैं वो, तो वहां पे वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जिसकी कैपेसिटी है 66,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की। और वो जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र वो जो रिवर आता है बड़ा वाला, उसको ना सिर्फ वो रोक रहे हैं वहां पे, बल्कि उसको स्ट्रीम्स बना के रिवर्स कर रही है कि यानी वो पानी वापस जो है वो चाइना के अंदर जो है मुड़ना शुरू हो जाए। तो इंडिया की लाइफलाइन है इसमें, जो इंडिया पाकिस्तान को तंग करता है अपर राइपेरियन बन के, अब चाइना जो है वो इंडिया के साथ शुरू कर दी है और उन्होंने डैम की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है। तो अब देखते हैं कि इंडिया इस पे ऊपर किस तरह से रिटेलिएट करता है, क्योंकि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है। गो इंडिया को नशा जरूर है कि वो जी अमेरिका का पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो क्वाड ग्रुप का मेंबर है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका ये डायरेक्ट बराह रास्त तो चाइना से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब इंडिया में कितना दम है, क्योंकि चाइना को इफ दे डोंट टेक देम ऑन तो उनका पानी रुकता है, एंड इफ दे टेक देम ऑन, वो कहते हैं ना कि आगे कुआ पीछे खाई, वो वाला हिसाब हो गया है। और इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अगले 3 महीने में खित्ते के अंदर बड़ी खबर लेके आ सकते हैं। समर होगा, चूंकि आप जिस लद्दाख और ऊपर जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ अभी तो बहुत विंटर है और फ्रीजिंग मौसम है। अप्रैल में कह रहा हूं ना। सर्टनली अप्रैल मई की बात आप कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग देख रहा था जिसमें ये बात उन्होंने मानी थी कि लद्दाख की 2 चेक पोस्टों पर चाइनीज ने कब्जा किया है, इंडियन 2 चेक पोस्टों पर। और उन्होंने ये बात जो है वो तस्लीम की कि 2 चेक पोस्टों पर चाइनीज ने कब्जा किया है। लेकिन आपको पता है LAC पर गोली नहीं चलती, डंडों से। लास्ट टाइम भी वहां डंडों से लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो सीज फायर है तो इंडिया ने कभी वहां गोली नहीं चलाई और चाइनीज ने भी डंडों से ही मारा था लास्ट टाइम इंडियन फौजियों को। हमने वो फुटेजेस देखी थी। तो अब जो भी आप बात कर रहे हैं ये हीट ऑफ समर में बात होगी, इस वक्त तो वहां बर्फ पड़ रही है। लेकिन आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि जो 20 कैजुअलिटीज हुई थी, 20 हिंदुस्तानी फौज के लोग मरे थे, वो क्यों मरे थे ये नहीं पता आम लोगों को। ये इंटरेस्टिंग आपको बात है कि उन्होंने चाइनीज ने क्या किया था कि उनको डंडों से मारा था, ऊपर क्लिफ से नीचे फेंका था, यानी कोई 20 फुट 25 फुट क्लिफ थी, उससे नीचे फेंका था, जख्मी हो गए थे। तो हिंदुस्तानी फौज के अंदर भी बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो गया। वहां पे डॉक्टर्स जो थे वो हिंदू थे, उन्होंने कहा हमने इनको ट्रीट नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जो हिंदुत्व की मुहिम जो है पूरे मुल्क में चल रही है, वो ये तो नहीं हो सकता कि इदारे उससे बच जाएं। तो उसके अंदर भी है, उन्होंने कहा हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर हमने एक मुस्लिम को हाथ लगा लिया, ये अछूत को हाथ लगा लिया। कल यूके में एक पाकिस्तानी के रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ की है इंडियंस ने कि ये हमें गाय का गोश्त खिला रहा था। तो उसने कहा मैं नहीं है। तो वो मैं अभी सुबह खबरों में देख रहा था कि वहाँ इंडियंस ने पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट तोड़ दिया सारा इस बात पर। हिंदुआ था तो फिर आपको पता है यूके तक पहुंच गया है, इंडिया तक तो नहीं रहा। उनकी फौज में भी है ना वो, मकसद ये है कि अच्छा जी आप याद छोड़ें, आप इधर उधर छोड़ें जी, सीधी तरह बताएं। आपकी बड़े हाई ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल फौजी अफसरान से मुलाकात हुई है। मुझे पता लगा है कि जब आप और वो महफिल में इकट्ठे आए तो ये जानना, ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि अंडर कवर कौन है और ओवर द कवर कौन है इकट्ठे हैं। दोनों ही 3 स्टार लग रहे थे अंदर एंटर होते हुए। आप भी 3 स्टार लग रहे थे अंडर कवर और वो 3 स्टार ऑन कवर लग रहे थे। उस ब्रीफिंग में मैं तो नहीं था, लेकिन खबरें यही पहुंची हैं कि इकट्ठे ही आप एंटर हुए। ये तो बताएं, जो बैक चैनल देखें खान साहब के साथ जो फौज के मुज़ाकरात हो रहे हैं, बुशरा बीबी से क्यों हो रहे हैं, पूरी कौम कह रही है बैक चैनल हो रहे हैं। अब आप मुझे ये ना कहते ना कुछ नहीं हो रहा। नहीं देखे, मैं आपको बताता हूँ कि फौज ने एक फैसला किया हुआ है और फौज ने कल भी परसों भी बारहा उस फैसले को दोहराया कि हमारा फैसला वही है जो पहले दिन था, जो आज उसमें कोई तब्दीली नहीं है। यानी उन्होंने 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने 3 बातें। एक तो वो ये समझते हैं कि 9 मई के ऊपर किसी को माफी नहीं देनी और कभी भी माफ नहीं करना, और 9 मई को हमने भूलना ही नहीं है। वो एक किस्म का आपका वो
ब्लैक डे है जिसको उन्होंने हर साल अपने आप को याद कराना है कि हमारे साथ ये हुआ था और हमारे लोगों ने किया था और हमने इनको नहीं छोड़ा। पहली बात है, उसमें वो क्लियर है। दूसरी बात, उन्होंने किसी को माफी नहीं देनी है। जो एक आम तासुर मिला था कि ये चंद लोगों को अगर 6 महीने की तखफीफ मिल गई है या 4 महीने की मिल गई है, तो वो उनका ये ख्याल था कि उन्होंने मोर और लेस अपनी टर्म पूरी कर ली है और उन्होंने माफीनामे भी दिए, ये भी वो भी। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात होते हैं, मुज़म्मिल साहब ये लफ्ज़ गलत है। फौज के और इमरान खान के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फौज का और इमरान खान का राब्ता जरूर होगा, एक्सचेंज जरूर होगा, और वो सिर्फ एक बात पे है, उसको कहा जा रहा है कि माफी मांगोगे 9 मई की, उसके बाद तुम्हारे ऊपर फैसला डिफरेंट सा होगा, उसके बगैर छोड़ना नहीं है, माफी के बगैर। तो यानी बंद मुज़ाकरात तो एक सीनियर जनरल कह रहे थे कैमरे शैमरे अडियाला पहुंच गए थे, वीडियो रिकॉर्ड होने लगी थी, फिर खान साहब ने एंड पे कहा मैंने नहीं करानी, फिर वो ब्रेक हो गया, एक सफीर भी मौजूद थे। इनमें कितनी हकीकत है कि कैमरे बकवास, अच्छा टोटल बकवास, हाँ, टोटल बकवास। देखें, बात यह है कि आप दे क्या सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त। देखें, जो हुकूमत से भी आप जब मुज़ाकरात करेंगे तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात, लुकमान साहब, आज कल मेरी पीटीआई बात हुई है, कल मेरी बात हुई है, पाकिस्तान के साथ हो जाएगा और सारे वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं कुत्ते बिल्ले, वो सारे पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे। अमेरिका दे सकते हैं, वो उनके पास बड़ी पावर है। देखो अमेरिका कल भी ये बात हुई है और मेरे सोर्स ने कहा कि अमेरिका एक बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी करता है और वो दुनिया की सुपर पावर है, और ऐसी सुपर पावर नहीं है, उसको बहुत एहसास है हर चीज़ का और साथ लेके चलना। और मुल्कों के इंटरेस्ट जो होते हैं वो अफराद से नहीं जुड़े होते, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा इस काम ख्याली का ख्याल आप निकाल दें कि 20 तारीख को उसने निकलना है, पहले तो भुगतें 6 तारीख को, कल सजा होनी है कि नहीं होनी है इमरान खान को, कल तो नहीं हो रही, चलें अगले 1-2 दिन में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी। देखें वो गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट की सवाबदीद है। दूसरी बात यह है कि फौज ने एक बात बड़ा क्लियर की हुई है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो उसके साथ है, और उनका मैंडेट है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो लोगों की, उसको वो उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह वो किसी को भी कर सकते हैं। तो ये आप ये सोच लें कि फौज और हुकूमत बिल्कुल एक पेज पे है, वो पेज एक किताब में है, वो किताब उसी लाइब्रेरी में है, और वो लाइब्रेरी एक ही शहर में। ये कोई अलग अलग पेजेस की बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि मुझे इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। और कल मेरी हफीजुल्लाह नियाजी साहब से भी मुलाकात हुई, हसन नियाजी का केसा, मेरा तो थोड़ी सी बात हुई उनसे। मैं एज अ फादर, मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साथ मेरी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और सेंटिमेंट है, और यानी सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन जब मैं दूसरी साइड पे देखता हूँ तो फिर समझ में आती है कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या हो। लेकिन न्याजी साहब ने एक बात की कि जो भी फैसला हो उसके हक में, उसके खिलाफ हो, वो ना इंसाफ पे बेस चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा कि सारे ट्रायल्स जो हैं ये फैक्ट बेस्ड हो रहे हैं और एविडेंस बेस्ड हो रहे हैं। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन लगाई है मिलिट्री ट्रायल वाली, जहां तक मेरी इतलात है। तो 8 जनवरी को अगर वो मिलिट्री ट्रायल्स क्वैश कर देते हैं तो फिर क्या होगा, सारी सजाएं खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगी यार। मैं तो आज की बात करूंगा ना, मैं मफरूजों पे बात तो नहीं करूंगा। जब कुछ होगा तो फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह का अटैक हुआ है 9 मई को, ये बाकायदा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अटैक है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना पड़ेगा और समझना चाहिए कि अगर उन्होंने टाउट बनना है किसी एनजीओ का या किसी और आउटसाइडर का, तो उनकी मर्जी। एमी तो नहीं हमारा नंबर 136 पे आता, तो 138 पे भी आ जाएगा, तो वो कोई बात नहीं।
लेकिन लग सबको पता जाएगा इट्स नॉट दैट इजी। जहां तक इमरान खान की वो बनी गाला जाने का और बनी गाला में हाउस अरेस्ट होने का ताल्लुक है, मुझे इसमें कोई चीज सही नहीं नजर आती। कितने लोग कितनी डेटें दे चुके हैं यार मुजम्मिल, पिछले साल से कितनी डेटें दे चुके हैं और अपने अपने चूरन बेच रहे हैं इस पे। लुकमान साहब, ट्रंप आवेगा तो लग पता जावेगा। फिर तुसी भी हथे और मैं भी हथे। कहते ने मैं उन्होंने गल की थी, कहते ने ट्रंप ਨੂੰ ਆਣ ਤੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਦਿਓ, ਚਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ यार। मुझे नहीं पता, मतलब मेरी जितनी पीटीआई के दोस्तों से बात होती है, मैं उन्हें कहता हूँ क्या है, उन्होंने कहा ट्रंप आएगा, एक फाइनल कॉल और देनी है खान साहब ने, और ये बाइडेन ने तो जिससे हकीकी आजादी लेनी है उससे हम हकीकी गुलामी के मूड में हैं। पीटीआई वाले स्क्रिप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रिप्ट क्या है आप समझे। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात की डेडलाइन है। 31 जनवरी को रात 12 बजे मुज़ाकरात खत्म हो जाएगी। 12 दिन हो गए, उन्होंने कोई चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया, इसका मतलब है वो मुज़ाकरात में कुछ संजीदा नहीं है, ये गवर्नमेंट का मामला। 31 जनवरी को जब मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे और वो कहेंगे कि जुडिशल कमीशन नहीं बने, बंदे नहीं रिहा हुए, हमने खत्म कर दिया मुज़ाकरात, उसके बाद एक और फाइनल कॉल दी जाएगी कि अब नई फाइनल कॉल जो है दे दी जाएगी, और फिर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी। वो कहते हैं बाइडेन ने हमारी लाशें कर दी हैं जाया, हमारी इतनी लाशें, उसके ऊपर अमेरिका ने कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। बाइडेन सोया रहा, बाइडेन की पूरी हुकूमत ने परवाह ही नहीं की, साढ़े बंदे मर गए। अब हम जब लाशें गिराएंगे ना इस्लामाबाद में, तो एक एक लाश की कीमत लेगा ट्रंप वापस, और रिचर्ड गर्नेल उसको ट्वीट करेगा, और वो जो नई स्पोक्स पर्सन स्टेट डिपार्टमेंट की लगी है, और ये वो कहते हैं अब हमें जरा आप लाशें गिराने दें, इस बार हम तैयारी से लाशें गिराएंगे और फिर उन लाशों की कीमत वसूल करेंगे। भाई वो लाशें गिराने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के आने के बाद उन्होंने थिएटर लगाना है, फिर लाशें ब्लू एरिया मेन बुलेवार्ड पे गिराएंगे, और उसके बाद उस पर फिर वो कहते हैं ट्रंप जो है फॉरेन इंटरवेंशन होगी, और ये सब फरवरी में हो जाना है। आप तो पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं ठंड डालूं मुजम्मिल साहब, यार आप हालांकि आप शोर वर्दी हैं, आप हालांकि शोर वर्दी हैं, लेकिन सोचने से आ रही हैं। अब आप मेरी बातों का भी जवाब दे दें। मैं तो अब गालियां दूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान के जो नौजवान बच्चे हैं उनके खून का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। अपने बच्चों को तो लेके नहीं आते यहाँ पे, ना अलीमा हो ना बुशरा हो, उनके बच्चे भी नहीं निकलते जो यहीं पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुजम्मिल वो जो जादू करनी है, टोने वाली है, वो कितने घरों में गई है जिनकी लाशें निकली हैं। चलें, लाशें गुम हुई हैं, लाशें गायब हुई हैं, वो उनके घरों पे तो जाके फातिहा कर सकती। अलीमा कितने घरों में गई है, गंडापुर कितने घरों में गया है, उमर अयूब कितने घरों में गया है, कितने जनाजों पे शरीक हुआ है, गायबाना कितने नमाजे जनाजे उन्होंने कर ली हैं। यार क्या बातें कर रहे हैं, ये खुद से झूठ बोल के उसको सच समझना शुरू हो गए। वो ट्रंप चूतिया, वो इनके झूठों पे गिर जाएगा। उसके पास CIA है, उसके पास सारी एजेंसियां दुनिया की, वो इनके झूठ में वो होगा। उसको नहीं पता ये कौन लोग हैं। आपको और मुझे नजर आ गए हैं ये कितने अपना ये सतही किस्म के झूठे हैं, उसको वो आंखों में कुकरे पड़े हुए हैं। कमाल करते हैं मुजम्मिल। ये देखिए मुबश्शिर लुकमान, ये मुझे नहीं पता, मैंने वो बताया जो पीटीआई का गेम प्लान है जिस पर काम हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या अलीमा जो माँ बनी हुई है, क्या बुशरा जो पहली माँ बनी हुई है, उसका फर्ज नहीं है कि उन बच्चों के घरों में जाके एक एक दफा फातिहा पढ़ ले? यार जो लोग गिरफ्तार हुए ना उनको 2-2 हजार रुपया दिया उन्होंने। यार वकील तक तो दिया नहीं, उनको कहा है कि आप वकील अपना कर लें। 2000 रुपया दिया था, वकील भी दिए, आपने तो लूट सेल लगाई हुई। वो 2000 रुपए में उनको छोले भी नहीं मिलने। वकील तो करोड़ों रुपए लेते हैं यार, शर्म क्या नहीं आती है? वकीलों में बांट दिया उन्होंने। इंसानी जान की, इंसानी जान की, इंसानी जिंदगी की, इंसानी लाइफ की मेरी लाशें जाए। मुजम्मिल ऐसा करें, इमरान रियाज खान का लेटेस्ट वीलॉग देखें। मैंने देखा नहीं अभी, मुझे देखना है। मैंने उसके मुतालिक सुना है, और वो ये कह रहा है कि मैं 7 मिनट से बचाऊं वरना गंडापुर के बंदे पहुंच गए तो मुझे मारने के लिए। ठीक है ना? और अब बात यह है कि मेरी को 3 हफ्ते पहले, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने किसी को नहीं बताया, ये मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूं न्यूज,
मेरी इमरान रियाज से बात हुई थी, काफी लंबी बात हुई, तफसीली बात हुई, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा इमरान मेरा छोटा है एक्चुअली, और हमने एक साथ काम किया है एक्सप्रेस में। मैंने कहा इमरान बच्चे, ये तुझे खुद मरवाएंगे, इनको लाश चाहिए तो निकल जाए यहां से किसी तरह। तो वो जो है ना, यानी लाश चाहिए ट्रम्प के आने के बाद, पहले नहीं। बट ठीक है, लेकिन बात यह है कि इन्होंने अरशद शरीफ का भी हिसाब लगा लिया। तो ट्रम्प आ जाएगा वो फरवरी 10 के बाद, जब लाशें यार मैं गिराएंगे। बोर हो गया हूँ आपकी बातों से मुजम्मिल, मैं बोर हो गया हूँ। ये जेलों वाली बात है कि ट्रम्प आएगा, और ट्रम्प इसलिए आ रहा है कि इमरान खान को निकालेगा, उसके अपने बेटे नहीं है। वो कहते हैं हम लाशें गिराएंगे पाकिस्तान में, फिर अमेरिका उन लाशों पे शोर मचाएगा, फिर पाकिस्तान दबाव में आएगा, फिर डील होगी। बच्चों की लाशें गिराए ना, फिर मैं भी अफसोस करूंगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि कमाल नहीं है, कमाल नहीं है कि जो अडियाला में बैठा है, कमाल नहीं है जो अडियाला में बैठा है उसके बच्चे यहूदन पाल रही है, और जो वहां पे जादू टोने कर रही है सीएम केपी के हाउस में बैठ के, उसके बच्चे साबका खावंद पाल रहा है, और ये कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे। कमाल नहीं है? कैसी मनहूस औरत है, एक आदमी की रिहाई के लिए बाहर निकली थी, 1150 आदमियों को अरेस्ट करा के चली गई वापस। लेकिन आप करते हैं फिलोसॉफिकल बातें, फलसफे की बातें, मैं करता हूँ रियल पॉलिटिक्स की बातें। तो मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो पीटीआई के गेम प्लान बन रहा है, दोबारा फंड रेजिंग हो रही है फरवरी में करने की, और फरवरी में बुशरा भी असल पीटीआई को मैं जानता हूँ। असल पीटीआई वाले जो हैं वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। उनमें यास्मीन राशिद है, उसमें उमर चीमा है, उसमें महमूद रशीद है। ये घुस बैठिए हैं, ये पैराशूटर्स हैं जिन्होंने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है, और ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान कभी रिलीज हो, क्योंकि इनकी सियासत चल रही है, इनकी फंडिंग चल रही है। आपको पता है बुशरा ने वहां पे केपीके में सारी अपना ठेके शेके अपना शुरू कर दिए, लेने देने सारा कुछ। अमीन कमाल करते हैं यार, ये 2 नंबर घुस बैठी है। ये को पीटीआई है? पीटीआई तो वो जमात थी जो अपना करप्शन के खिलाफ थी। ये लोग तो करप्शन का मंबा है बने हुए। नहीं नहीं, वो करप्शन के खिलाफ हैं दूसरी पार्टियों की, अपनी करप्शन के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये उस करप्शन के खिलाफ है जिसकी ये हिस्सेदार ना हो, चाहे वो दूसरी पार्टी कर रही हो। हाँ, जिसकी हिस्सेदार ना हो, खुद ये जो करप्शन करें उसके ये खिलाफ नहीं है। आप देखें, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, तो इसलिए अब आप जो है ना तैयारी करें, फरवरी में हम इस्लामाबाद जाना है आपने, अब फाइनल कॉल आ रही है, अब आपने भी लाजमी जाना है खान को रिहा कराने। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अल्लाह ताला से डर के आपको एक बात कह रहा हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, और मैं मकाफात अमल पे यकीन रखता हूं। जो इमरान खान ने बुराइयां की हैं उसका फल उसने काटना है। ये मैं और आप नहीं बदल सकते। ठीक है, वो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन फिलहाल देखें रियल पॉलिटिक्स का डिजाइन यही है। और वो कहते हैं कि इस बार 4 लाशें गिर गई तो बहुत शोर मचेगा अमेरिका में, कांग्रेसमैन खड़े हो जाएंगे, सेनेटर्स खड़े हो जाएंगे, बयानात आने शुरू हो जाएंगे, सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियां लग जाएंगी, और वो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा इमरान खान से बात करने के अलावा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ठीक है, देखिए ये उनकी प्लानिंग है, मेरी नहीं है। हाँ, आज नहीं, ये प्लानिंग नहीं है, ये ख्वाहिश है। पहले उन्होंने पहले देखिए, जब उन्होंने जो तय किया है वो करते हैं। नहीं, क्या करते हैं? हर चीज फाइनल। आप लोगों के बच्चों को आप मरवा रहे, वो तो लॉन्ग मार्च में जो मरे थे, इनको आज उसके भी नाम भूल गए होंगे। जब वो बच्चे मरवाने का तय करते हैं तो वो बच्चे मरवाते हैं। चले अपने मरवाए ना, फिर मैं उनके साथ उनके बच्चे जान देने को तैयार है, तो हम क्या करें यार? अपना इमरान के अपने तीनों औलादे जो हैं वो यही कह दें, वो जो अंदर माफीनामे लिखकर आए हैं, कासिम और सलमान दोनों जो हैं वो अपने बाप का नाम नहीं सुनते, उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ वो टेरीन है, वो जो नाजायज औलाद है, वो अपना इसकी बात करती है, उसको ये नहीं करता। पीछे मैंने जमाइमा का इंटरव्यू सुना है, वो तो कह रही थी कासिम और सलमान अब्बू के लिए बहुत परेशान है। आपने देखा वो 30 साल के लौंडे जो हैं वो नहीं आ सकते बाप को मिलने,
अच्छा, ये भी मैंने कहीं सुना है यार, पढ़ा है कि वो मेरा खान साहब बुशरा बीबी को तलाक देके जमैमा से दोबारा शादी करने का सोच रहे हैं। ये है, देखिए खान का प्लान बड़ा सिंपल होता है। जिस दिन उसको लगेगा कि बुशरा जो है कैमरा पकड़ना शुरू हो गई है और अपने जात में अंजुमन बनती जा रही है, लीडर बनती जा रही है, वो 1 घंटे के नोटिस से उसको तलाक दे देगा। अल्लाह ला खैर सल्ला। वो तो बन गई है। नहीं, वो बनी नहीं है अभी नहीं तक। वो बन लोग उसको पैसेंजर समझ रहे हैं। वो नहीं पीटीआई को डैमेज कर दिया उसको। देखा नहीं लोग कैसे तालियां बजा रहे थे, लोग उसकी गाड़ी के आगे नाच रहे थे। रिस्पॉन्स आपने चेक किया बुशरा बीबी को? ये रिस्पॉन्स बैरिस्टर गौर को असल में नहीं, मुजम्मिल आप मासूम आदमी हैं, आपकी उम्र भी मेरे से बहुत छोटी है। वो ये नाचने नचाने वाला काम पुराना है बुशरा का, ये उससे बेहतर कोई नहीं करता। हम लोगों को आता होगा उससे बेहतर। एक और बात मैं आपको बताऊं, 1 मिनट। वो कहते हैं एक डिजाइन ये भी था कि अगर इमरान खान माइनस होता है तो बुशरा और फैज ने मिलकर पार्टी संभालनी थी, और बुशरा और फैज ने आगे चलना था। तो अब उसमें से फैज भी माइनस हो गया, अब अकेले बुशरा संभालेंगी पार्टी। आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बुशरा और फैज ने क्या प्लानिंग की थी चोरों ने, और उस प्लानिंग के तहत ये शादी भी हुई थी। ये शादी तो शादी देखें, मेरी बात सुनिए, वो भी एक मास्टर प्लान था। बहरहाल तो और अभी वो तो भी फैज बताएगा भी, कस्टडी में बताएगा, आप फिक्र ना करें, वो बताएगा उसने शादियां कैसे कराई थी और टेपें कैसे करता था इमरान की। और बुशरा को बचाता तो अब बुशरा कहती थी मैंने इस्तिखारा किया खान साहब, कल आप फे नामी बंदे को मिले थे और उस बंदे ने आपका पुल बनाना, खान साहब वो पुल ना बनाइएगा गिर जाएगा। ये उसके मौकलात, ठीक है ना। मैंने किथे गए मौकल, किथे गए जिन्नात? यहीं पे खत्म करते हैं, मौकलात और जिन्नात पे खत्म करते हैं, और फिर कुछ दिन में इसको दोबारा पकड़ते हैं। ड्राइव सेफ एंड बी होम एंड अपना ख्याल रखिएगा मुजम्मिल। ओके, अल्लाह हाफिज।